हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखा था। आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ठीक है, हेडिंग डालते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो हम तीन तरीके से देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, ये जो CO2 होता है अपने आप को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मतलब बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में टिश्यूज पे जाता है। दूसरा तरीका क्या होता है, वही जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता था, CO2 भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके टिश्यू साइड पे जाता है। तीसरा तरीका क्या होता है, ये जो CO2 होता है ये ब्लड प्लाज्मा में तैर के मतलब डिसॉल्व फॉर्म में जाता है। ठीक है, टिश्यूज के पास लिखते हैं फर्स्ट in form of HCO3 माइनस, और ये कितना परसेंट होता है, 70%। सेकेंड आता है इन एसोसिएशन विथ हीमोग्लोबिन HB। और जब CO2 का हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएशन होता है या फिर जब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या लिखते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये कितना परसेंट होता है, 20 to 25%। ठीक है, 20 to 25%। और तीसरा तरीका होता है हमारे पास इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन ब्लड प्लाज्मा। और ये कितना परसेंटेज होता है, 7%। ठीक है, तो CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास क्या होते हैं, तीन तरीके होते हैं। पहला बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। दूसरा हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएशन में विच इज 20 to 25%। और तीसरा क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में 7%। और एक बात, 100 ml ब्लड delivers 4 ml CO2 to tissues। ठीक है, 100 ml ब्लड क्या कहता है, डिलीवर 4 ml CO2 टू टिश्यूज। हमने जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखा था उसमें क्या देखा था, जो 100 ml ब्लड होता है वो कितना ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यूज को, 5 ml। और यहाँ पे 4 ml CO2 को टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे पास है टिश्यू साइट है। ठीक है, और हमें पता है टिश्यू साइट पे CO2 का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे CO2 है और यहाँ पे हम बना देते हैं RBC। ये क्या है, RBC। ठीक है, टिश्यू साइट पे CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ये RBC। हमें पता है जो गैसेस होता है उनका डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होता है, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में होता है। ठीक है, टिश्यू साइट पे जो CO2 है उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, RBCs में नहीं है। तो ये जो CO2 है इसका डिफ्यूजन कहाँ होगा, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में। मतलब टिश्यू साइट से कहाँ आएगा ये CO2, RBCs में। और RBCs में हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, RBCs में वाटर है और ये CO2 अंदर आया या CO2 आया तो ये CO2 वाटर के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, RBCs में वाटर प्रेजेंट है और ये CO2 आया, ये दोनों जुड़ गए और ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं H2CO3, बाइकार्बोनेट आयन बनाते हैं। और ये किसमें डिसोसिएट होता है, H प्लस HCO3 माइनस में। ठीक है, एक और बात, जब वाटर और CO2 जुड़ते हैं तो ये बनता है बाइकार्बोनेट आयन। इसके बीच में एंजाइम कौन सी होती है, यहाँ होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होती है। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है ये मैक्सिमम अमाउंट में कहाँ प्रेजेंट होती है, RBCs में प्रेजेंट होती है और थोड़े बहुत अमाउंट में क्या होती है,
ब्लड प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये HCO3 माइनस है, हमें ये क्या है, ये RBC है, RBC में H प्लस और HCO3 माइनस अलग अलग डिसोसिएट हो गए। ये जो HCO3 माइनस है ये कहाँ जाता है, ब्लड प्लाज्मा में, ये ब्लड प्लाज्मा है, ये ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है। HCO3 माइनस आया ब्लड प्लाज्मा में, और ब्लड प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जुड़ जाता है सोडियम, और ये दोनों क्या बनाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बना देते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बोलती है जितना बाइकार्बोनेट आयन बाहर जाएगा उतना एक क्लोराइड क्या होगा, अंदर आएगा। तो यहाँ से ब्लड प्लाज्मा में जो Cl होता है वो अंदर आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट। और इसको क्या बोलते हैं, हैमबर्गर फिनोमेनन, ठीक है। ये होता है हैमबर्गर फिनोमेनन, ठीक है। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये कहाँ जाएगा, टिश्यूज पे, ये जाता है टिश्यूज पे, ठीक है। हमने पूरा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 देख लिया। टिश्यू साइड पे CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और गैसेस कहाँ से कहाँ डिफ्यूज होती है, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में, ठीक है। RBCs में वाटर प्रेजेंट था, उसके साथ CO2 जुड़ा, और कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बना, H2CO3। अभी H2CO3 किस में डिसोसिएट होता है, H प्लस और HCO3 माइनस में डिसोसिएट होता है, ठीक है। ये RBC है और बाहर क्या है, ब्लड प्लाज्मा। अब ये HCO3 माइनस ब्लड प्लाज्मा में बाहर निकलता है, और किसके साथ जुड़ता है, सोडियम के साथ। सोडियम के साथ जुड़ के क्या बनाता है, NaHCO3, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ जाते हैं, टिश्यू साइड पे जाते हैं। और एक बार, जितना HCO3 माइनस बाहर निकलता है उतना ही क्लोराइड क्या होता है, अंदर आता है। क्लोराइड का इन्फ्लक्स होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमेनन, ठीक है। और पॉइंट, मैक्सिमम अमाउंट of carbonic anhydrase enzyme is present in RBC and some amount present in blood plasma, present in ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, इसका मैक्सिमम अमाउंट कहाँ प्रेजेंट होता है, RBCs में प्रेजेंट होता है, और कुछ अमाउंट में ब्लड प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेडिंग डालिए, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग, ठीक है। तो रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग का रेगुलेशन देखेंगे। सबसे पहले तो जो ब्रीदिंग होती है, नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, उसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कौन सा सेंटर होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, विच इज़ अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ठीक है। हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने बनाया मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक सेंटर होता है RRC, RRC मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, मेडुला ऑब्लोंगेटा में हमारे पास है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ये पॉन्स, क्या होता है, पॉन्स। मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स किसका पार्ट होते हैं, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। पॉन्स में एक होता है हमारे पास एपन्यूस्टिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर,
और एक होता है हमारे पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। एनसीईआरटी में एग्नोस्टिक सेंटर के बारे में बात नहीं कर रखी है, सिर्फ न्यूमोटैक्सिक सेंटर दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है ये क्या करता है, हमारे जो इंस्पिरेशन होता है ना उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रेगुलेट्स इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, मतलब जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और जो डायफ्राम होता है उनमें क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। तो आरआर से रेगुलेट करता है इंस्पिरेशन को, और इंस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए आरआर से के पास सिग्नल कहाँ से आते हैं, एपन्यूस्टिक सेंटर से, ठीक है। तो ये एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है, आरआरसी को स्टिमुलेट करता है। क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ये बोलता है एपन्यूस्टिक सेंटर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ये बोलता है कि अभी इंस्पिरेशन को स्टार्ट करो, रेगुलेट करो, ठीक है। और ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है ये क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। ये इनहिबिट क्यों करता है कि इंस्पिरेशन रोको ताकि हम एक्सपायरेशन को स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर आरआरसी या रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को इनहिबिट करता है। इनहिबिट इसलिए करता है ताकि इंस्पिरेशन को रोक सके और एक्सपायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सके, ठीक है। ये हमने समझ लिया। उसके बाद एनसीईआरटी बोलती है ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है ना इसके एडजेसेंट क्या होता है, कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया, ठीक है। एनसीईआरटी बोलती है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के एडजेसेंट क्या होता है, कीमोसेंसिटिव एरिया होता है। और ये किसके लिए सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव टू चेंजेस इन CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो CO2 और H+ के कंसंट्रेशन में जब चेंजेस होता है उनके लिए कौन सेंसिटिव होता है, कीमोसेंसिटिव एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है, ठीक है। इस ब्लड वेसल में क्या है, कैरोटिड आर्टरी एंड आर्टरी, ठीक है। इस ब्लड वेसल में हमारे पास कैरोटिड आर्टरी और क्या है, आर्टरी है। और इनके पेरिफेरी पे, मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं। कैरोटिड आर्टरी और आर्टरी के पेरिफेरी पे क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स किस लिए होते हैं, CO2 और H+ की कंसंट्रेशन को ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। फॉर CO2 एंड H+, मतलब अगर ब्लड में CO2 और H+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, क्या ब्लड में अगर CO2 और H+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो उससे क्या होता है, ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद पॉइंट्स देखते हैं। चलिए पॉइंट्स देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर stimulates contraction in external intercostal muscles and diaphragm, thereby regulating inspiration. ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, जिसकी वजह से क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है। उसके बाद एपन्यूस्टिक सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स, कहाँ प्रेजेंट होता है, पॉन्स में प्रेजेंट होता है। एपन्यूस्टिक सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स स्टिमुलेट्स RRC respiratory rhythm center for inspiration.
तो ये क्या होता है, स्टिमुलेटिंग सेंटर, स्टिमुलेटिंग सेंटर, ठीक है। एपनेस्टिक सेंटर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को स्टिमुलेट करता है कि इंस्पिरेशन करवाओ, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इनहिबिट्स, ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन पॉन्स, inhibits respiratory rhythm center, thereby regulating inspiration, expiration, ठीक है। ये होता है इनहिबिटरी या फिर लिमिटिंग सेंटर। और ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है इसको और क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ पॉइंट फॉर इंस्पिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन का स्विच ऑफ पॉइंट बोलते हैं। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या होता है, स्विच ऑफ पॉइंट, स्विच ऑफ पॉइंट फॉर इंस्पिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन के लिए क्या होता है, स्विच ऑफ पॉइंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं पॉइंट्स। कीमोसेंसिटिव एरिया जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला में, प्रेजेंट इन medulla is adjacent to respiratory rhythm center, respiratory rhythm center के adjacent होता है। chemosensitive area is sensitive to changes in CO2 and H plus concentration, ठीक है। CO2 और H plus के कंसंट्रेशन में चेंजेस के लिए सेंसिटिव होता है, मतलब एन इंक्रीज in CO2 and H plus concentration in blood. ब्लड में अगर CO2 और H plus का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तब क्या होगा, ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज होगी, causing an increase in इंस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग, ठीक है। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स present on carotid artery and aorta, ठीक है। तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन कैरोटिड आर्टरी एंड aorta डिटेक्ट changes in CO2 and H plus concentration, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी और आउटा के पेरिफेरी पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो क्या करते हैं, CO2 और H plus के कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज होता है उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट, ऑक्सीजन हैज नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ब्रीदिंग रेट, ठीक है।
तो ब्रीदिंग रेट पे ऑक्सीजन का कोई भी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।